श्रोताओं, हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं और जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से हम लोगों की निर्भरता इंटरनेट पे बढ़ी है। आज हम इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से से तुरंत जुड़ सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि। लेकिन श्रोताओं, इंटरनेट के विकास और इससे संबंधित लाभों के साथ एक नकारात्मक पहलू से भी हमें दो चार होना पड़ रहा है। वह है इससे जुड़े साइबर अपराध की घटनाओं का होना। तो श्रोताओं, साइबर अपराध के मुद्दे पर परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं साइबर अपराध थाना गोरखपुर परिक्षेत्र के उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह और विनायक सिंह। साथ में मैं और हमारे साथी हैं मनीष। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम उपेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, साइबर अपराध होता क्या है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं पहले कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी जो आप अपने श्रोताओं को बता सकें कि साइबर अपराध होता क्या है और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। जी। मैं सभी को पहले ये बताना चाहता हूं कि साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। जी। आज जान ही रहे हैं, आजकल मोबाइल फोन का, इंटरनेट का इतना चलन हो गया है कि आजकल के जो नाबालिग युवक हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अपराध कर रहे हैं, बिना सोचे समझे भी कुछ ज्यादा अपराध कर लेते हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि किसी भी फेक प्रोफाइल को बनाकर इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर बनाकर उनको डिफेम किया जाता है। और जनरली ये बिलो 18 वाले ही लड़के होते हैं, 9th या 10th गोइंग, जो उनको कुछ अंदाजा नहीं होता है कि हम अनजाने में ही साइबर अपराध कर रहे हैं और उनको बस एक वर्चुअल दुनिया में वो लोग जीने लगे हैं। ये ब्लैकमेल का जरिया भी बन रहा है। ब्लैकमेल का जरिया भी बन गया है। और थोड़ा सा एज को अगर ऊपर करेंगे तो फिर थोड़ा साइबर क्राइम करने का अपराध का जो चलन है वो बदल गया है। जैसे अब कुछ लड़के हैं जो थोड़ा सा जान गए हैं कि हम किसी को भी जिसको थोड़ा नेट का कम नॉलेज है उनको हम ट्रैप कर सकते हैं। जी। जैसे किसी भी जो फेमस व्यक्ति होते हैं या फिर कोई भी, आप ये बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई, किसी डॉक्टर का फेक अकाउंट बना लेना, किसी पुलिस वाले का फेक अकाउंट बनाकर और उसी के साथियों से पैसे की डिमांड करना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है या मैं इसी हॉस्पिटल में हूँ, मैं एडमिट हूँ, मुझे पैसे की जो बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है। तो लोग कुछ भावुक में आके जज्बाती होके लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि ये न्यू नॉर्मल हो गया है। धीरे धीरे सबको पता चल गया है, पहले स्टार्टिंग में चीजें नहीं थी। जी। फिर थोड़ा थोड़ा और अगर हम एज ग्रुप का आगे देखते हैं जी तो और भी जैसे कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको कई तरह से फ्रॉड कॉल आते हैं जी कि आपके पेंशन का पैसा अटका हुआ है या फिर आप बीमा का कुछ पैसा है, मैं आपको दिलवा दूंगा। या फिर बैंक रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करते हैं। कई लोगों ने क्रेडिट कार्ड के नाम पे भी धोखा खाया है। क्रेडिट कार्ड के लिमिट बढ़ाने के लिए ट्रैप हो जाते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अगर आपके अंदर कुछ लालच आती है तो आप बेशक कहीं ना कहीं आप साइबर अपराध के शिकार जरूर हो जाते हैं। उपेंद्र जी, लालच के साथ साथ जानकारी का अभाव भी है। जैसे कभी कभी लोग जानकारी के अभाव में भी ट्रैप में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अब आज के दौर में आप देखेंगे कि स्मार्टफोन अब हाथों हाथ हो गया है, लेकिन इंटरनेट की जानकारी और साइबर अपराध की जानकारी, जिस साइबर क्राइम जो हो रहे हैं जिस तरीके से हो रहे हैं, उसमें जानकारी का भी अभाव है, तो उसके वजह से भी ट्रैप में आ जाते हैं। तो वैसे लोग जो ज्यादा टेक्निकल साउंड नहीं है, टेक्निकली जो ज्यादा साउंड है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा टेक्निकल साउंड नहीं है और स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, जनरली ये लोग ट्रैप होते हैं फोन कॉल पे। जी बिल्कुल। फोन किया जाता है, इनसे कुछ कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवा लिया जाता है या फिर ओटीपी पूछ कर उनको ट्रैप कर लिया जाता है। तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास किसी भी तरह का ऐसा फोन कॉल आता है कि मैं बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ या फिर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को किसी भी तरह का ओटीपी ना शेयर किया जाए, उनके बहकावे में आकर किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन ना डाउनलोड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं जो स्क्रीन मिररिंग का काम करते हैं। आप मोबाइल आपके पास ही रहता है और आपका सब कुछ क्लोन हो जाता है, मिरर वहां से सब कुछ आपको देख रहा है। तो किसी के बहकावे में ना आए। अगर ऐसा कुछ फोन कॉल आपके पास आता है तो अपने घर में अपने जो कुछ जानते हैं, जो थोड़ा सा टेक्निकल साउंड है, उनसे बताएं। और ये अगर फिर भी अगर
इन केस अगर आप ट्रैप हो गए हैं तो भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कई सारी वेबसाइट हैं साइबर क्राइम पोर्टल की, जहां पे आप तुरंत अपनी प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं और पूरी आपकी मदद की जाएगी। गोरखपुर स्थानीय में भी गोरखपुर परिक्षेत्र का थाने का गठन किया गया है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी भरपूर मदद की जाएगी। जी जी उपेंद्र जी, एक चीज ये देखने को मिला है कि अब घर में छोटे छोटे बच्चे भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके अपने पेरेंट्स के स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बच्चे दिन भर, जाहिर सी बात है तो बहुत चीजें कॉमन हो गई हैं कि बच्चे आजकल पैदा भी होते हैं तो बचपन से ही उनको यूट्यूब दिखाने का वो चल गया है कि यूट्यूब दिखा दिखा के बच्चों को खाना खिलाया जाता है। जी। बच्चों को वहीं से एक आदत पड़ गई है मोबाइल फोन की। जी। तो अगर आप पेरेंट्स को एक कंट्रोल रखना चाहिए, आपको पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा हमारा मोबाइल अगर ले रहा है तो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। आप वीकली या महीने में एक बार उसका फोन लेकर चेक करें या फिर उसके एब्सेंस में चेक करना जरूरी है। अगर वो कुछ गलत कुछ देख रहा है या कर रहा है तो बिल्कुल आप उसको रोके, टोके, बिना टोकना में बिल्कुल हिचक नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गलत करता है तो उसको आप प्यार से समझाइए कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। उपेंद्र जी, अगर कोई धोखाधड़ी में आ जाए, ट्रैप में आ जाए और उसका नुकसान हो जाता है, उसके पैसे चले जाते हैं, तो उसको तत्काल क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई गोरखपुर का व्यक्ति है या कहीं का भी व्यक्ति है और वो ऐसे लोगों के ट्रैप में आ गया और उसका नुकसान हो गया, उसका पैसा चला गया, तो तत्काल उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आपका पैसा जाता है, पैसा या तो आपको आपने डेबिट कार्ड का OTP अगर बताया तो उसकी तरीके से जा सकता है, या दूसरा आजकल बहुत ज्यादा वैलेट्स एप्लीकेशन, ई-वॉलेट्स का काफी यूज हो रहा है। तो आप देखते होंगे जब आपका ट्रांजैक्शन होता है आपके पास मैसेज भी आता है कि अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, अगर आपने नहीं किया है तो एक नंबर दिया होता है, टोल फ्री नंबर, उस पे मैसेज करने के लिए या फिर कॉल करने के लिए आता है। एक तो आप वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप इमीडिएट अपने बैंक को इन्फॉर्म करिए। उसके बाद थर्ड स्टेप, आप तुरंत आप हमारे पास पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। गोरखपुर की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, गोरखपुर का जो COG नंबर है साइबर अपराध थाने का, उस पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। उस नंबर को आप बताएंगे? नंबर मैं नोट करा दे रहा हूँ, 7839876674। श्रोताओं, इस नंबर को मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 7839876674। जी उपेंद्र जी, धोखाधड़ी 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ या उससे भी अधिक तक हो सकती है, तो क्या आप लोग के यहाँ जो भी केसेस देखे जाते हैं तो उसका कोई लिमिट है कि इतने तक का केस हम देखते हैं और इतने तक का केस हम नहीं देखते, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, चूंकि हमारा थाना रेंज स्तर का है, जो हमें 4 जनपद देखने होते हैं, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर। तो अगर हम छोटे छोटे फ्रॉड देखेंगे तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कितना डेली बेसिस पे फ्रॉड होते हैं। बिल्कुल। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से जो SOP बनी है, तो DGP सर के द्वारा इसकी SOP बनाया गया है। इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड 1 लाख के ऊपर होता है तब हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होता है। बाकी अगर इन केस आपके साथ फ्रॉड होता है तब भी आप हमें सूचित करें, हम भरसक जो भी साइबर सेल है, हमारी जो छोटी यूनिट है जो हर जनपद की, उनको हम रेफर करके आपकी पूरी मदद करी जाए। जी। और विनायक सिंह जी और उपेंद्र जी, आप दोनों लोगों से मैं एक दूसरे मुद्दे को शेयर करना चाहूंगा। जैसे होता है कि हम वेबसाइट के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, कई बार वेबसाइट फ्रॉड भी होती हैं, फेक वेबसाइट होती हैं, मिलती जुलते नाम की वेबसाइट होती हैं। ऐसे मामले में किस तरह से बचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? नमस्कार। जैसे कि आपने बताया कि फेक वेबसाइट, तो उसके लिए हमें बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा कि वेबसाइट कौन सी सही है, कौन सी नहीं। जैसे उस पे एक HTTPS मैं बता सिक्योर्ड वेबसाइट वाला जो मैं बता HTTPS, अगर आप जेन्युइन वेबसाइट को अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, देखिए 2-3 बैंक का मैंने जो रिसर्च किया देखा है, एक तो PNB का एक फेक अकाउंट, फेक वेबसाइट बना हुआ है, और दूसरा एक्सिस बैंक का भी फेक वेबसाइट बना हुआ है, जो मेरे पास केसेस आए हैं। और SBI का भी बहुत ही कॉमन था, लेकिन SBI के लोग कस्टमर थोड़ा अवेयर हो गए हैं क्योंकि इसका प्रचार प्रसार ज्यादा कर दिया गया था। अगर आप गलती से अगर चले गए उस पे, बैंक के जो एड्रेस बार होता है वहां पे HTTPS न लिखकर HTTP लिखा रहता है, और एक वार्निंग सिंबल भी आता है जो इग्नोर कर देते हैं लोग, उसके ट्रैप हो जाते हैं। और दूसरी चीज, ये तो बैंक का तो कॉमन हो गया है, मैं एक और चीज आपको अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं आती हैं, फॉर एग्जांपल PM कुसुम योजना है,
ठीक है, अभी हमारे पास एक केस आया था PMEGP का, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का। इन सब की फेक वेबसाइट बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि बहुत इजी हो गया है फेक वेबसाइट क्रिएट करना। आपको करना क्या है कि आप बस इमेजेस कॉपी पेस्ट करना है, कई सारी टूल्स अवेलेबल हैं, आप तुरंत फेक वेबसाइट 15 से 20 मिनट में आप क्रिएट कर सकते हैं जी। तो बैंक का तो ठीक है, बैंक ने वार्निंग दे रखा है, वार्निंग HTTPS अगर नहीं होगा तो वार्निंग आ जाता है। ये सब जो नई नई योजनाएं के तहत जिसको लाभ देना चाहता है या सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो उनकी वेबसाइट में ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं। उनको अगर आप पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, तो हर गवर्नमेंट की वेबसाइट में .gov.in होगा जी बिल्कुल। अगर उसका फेक बनाया गया है तो .com होगा। .com है तो आप उस पर विजिट, आपको अलर्ट हो जाना है कि ये कमर्शियल वेबसाइट है, ना कि ये गवर्नमेंट की एजेंसी की वेबसाइट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी की वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है nic.in आएगा या तो gov.in आएगा। .com की कोई वेबसाइट गवर्नमेंट की अभी तक नहीं। विनायक सिंह जी, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात कर रहे थे, तो भारत की बड़ी आबादी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करती है, और उसमें समस्या ये आती है कि उसका जो सर्वर होता है, अधिकांश के सर्वर विदेशों में होती है। तो अगर इन साइट्स के जरिए अगर धोखाधड़ी होती है तो इसको पकड़ना कितना मुश्किल होता है? जी, हम लोग इसमें जो फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ जी, या इंस्टाग्राम हुआ, जी, इसमें जैसे किसी की फेक अकाउंट बन गई जी, इंस्टाग्राम जी, या फेसबुक की, जी, तो जो हम लोगों के पास शिकायतें आती हैं, जी, उसमें हम लोग फिर फेसबुक के से पत्राचार करते हैं जी, कि ये अकाउंट किसके द्वारा बनाया गया है या इन्होंने कब कब लॉगिन किया है। जी। तो वहां पे से हमें जो उत्तर प्राप्त होता है उस आधार पर आप हम लोग उनको ट्रेस करते हैं, और उसके बाद फिर ट्रेस करने के बाद उनको पकड़ के उनका मोबाइल सब कुछ अपने तो कब्जे में लेना। अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वर है उससे आप लोग का सहयोग निरंतर मिलता है? जी बिल्कुल, ये दो सरकारों के बीच समझौता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। वैसे मैं एक चीज पर और ध्यान दिलाना चाहता हूँ हर आदमी का, कि आप जिस मोबाइल के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जिस IP एड्रेस से आप कनेक्ट होते हैं, हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है या बाकी एजेंसियां हैं, वो बड़े आराम से वो जान सकती हैं कि आप कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए किसी भी आदमी को गलती से ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ करके बच लेगा। जी, आपका IP एड्रेस आराम से ट्रेस हो जाएगा, आप कहाँ से कनेक्ट हुए, आप कहाँ थे, हर चीज आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो पकड़ में आ ही जाता है। और ज्यादा बेहतर है कि एक शरीफ आदमी की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह हर आदमी बिहेव करे। और उपेंद्र जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो खास करके हमारी ऐसी आबादी है जिसकी उम्र 60 साल 65 साल से अधिक है, जो आज की तो जो जनरेशन है वो कंप्यूटर युग में पैदा हुई है, थोड़ा बहुत उसको जानकारी है जी। उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहली एक चीज, क्योंकि वो बहुत कुछ जान नहीं रहे हैं जी। और अल्प ज्ञानो भयंकर, एक हमारे यहाँ कहा जाता है, कम जानना बड़ा खतरनाक होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? आप दोनों लोगों से मेरा यही है, लोगों ने स्मार्टफोन तो खरीद लिया लेकिन स्मार्ट हो नहीं पाए। जी, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी यही विडम्बना बनाया है। मैं एक बताना चाहता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है, आजकल जनरली उन्होंने मोबाइल फोन्स बचपन में या अपनी जब एजुकेशन ले रहे थे तब उन्होंने स्मार्टफोन का यूज किया नहीं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पिछले 10 सालों से वो लोग मेरे ख्याल से ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए यही बताना चाहता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन को, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो एक बकायदा उनको एक SOP टाइप का दिया जाए कि आप इस तरीके से साइबर अपराध से बच सकते हैं, ताकि उनको भी जागरूक हो सके कि हमें कहीं से फ्रॉड कॉल आता है तो क्या करना है। ठीक है, हमें अपनी मेन होता है जो 60 के ऊपर वाले लोग अभी तक हमने देखा है 2 चीजों में शिकार हुए। एक तो लॉटरी के नाम पर, तो इस तरह के लोगों से बच के रहना है। दूसरी चीज, आप OTP अगर नहीं बताएंगे तो आपका ऐसा कुछ बड़ा हैकर नहीं है कि आपके अकाउंट से ऐसे ही सब कुछ गायब कर लेगा।
आप अपना OTP ना शेयर करें। दूसरी चीज, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एजुकेटेड है सबका आजकल आधार कार्ड जो है सबके बैंक से लिंक हो गया है, तो ऐसे लोग अपना जो थंब इम्प्रेशन है अनऑथराइज्ड जगह अपना यूज ना करें, क्योंकि कई केसेस आए हैं जो आपकी थंब इम्प्रेशन की क्लोनिंग करके लगातार 10,000 करके कई दिनों तक पैसे निकाले गए हैं, जो कि बहुत ही जो रिटायर्ड लोग थे उन्हीं की। तो उनके लिए एक मैं बताना चाहता हूँ, एक एप्लीकेशन आता है M आधार, या फिर आधार कार्ड की जो UID वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाकर अपना बायोमेट्रिक डिसेबल कर सकते हैं, और जब आपको जरूरत है तो उसको इनेबल कर दीजिए। इनेबल आप 10 मिनट के लिए होता है, आप थंब इम्प्रेशन लगा दिए, फिर वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। उसका तरीका क्या होता है? आपने ज्यादा अच्छा है कि हम आप उसको डिसेबल करके रखें, डिसेबल करके जब जरूरत पड़े वही तो इनेबल कर लीजिए और आप यूज करिए। ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। और व्हाट्सएप के विषय में बताना चाहूंगा कि उसमें सिक्योरिटी सिस्टम है व्हाट्सएप में, उसमें किस प्रकार टू स्टेप वेरिफिकेशन, थोड़ा विस्तार में बताएं। जब आप उसकी सेटिंग में जाएंगे, सिक्योरिटी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है, और हमेशा अपने ऐप को अपडेट रखें। जैसे हमेशा प्ले स्टोर से जो ही आप करते हैं तो उसको अपडेट हमेशा मांगता है। जी। तो जब भी मांगे तो हम अपडेट हाँ, जब भी करें अपडेट करें, क्योंकि जितने पुराने वर्जन रहेंगे उसमें लूप होल्स हैं, उसी का फायदा हैकर्स उठाते हैं। कभी कभी लोगों की शिकायत आती है कि हमारा व्हाट्सएप हैक्ड हो गया, तो उन्होंने समय पे अपना अपडेट नहीं किया, या मोबाइल फोन उनका बहुत पुराना है वर्जन, इसलिए उनसे धोखाधड़ी हो जाती है। और फेसबुक के में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों ने अपना सिक्योरिटी जो पासवर्ड है वो मोबाइल फोन डाल दिया, जिससे कोई भी उनका मोबाइल फोन पासवर्ड जान गया तो चेंज कर दिया, चेंज करके वो चला रहा है। तो इसलिए वो जो पासवर्ड है फेसबुक के, उसको सिक्योरिटी उसकी टाइट रखें, स्ट्रांग पासवर्ड डालें। कुछ वैसा चीज नहीं, नाम, डेट ऑफ बर्थ या नहीं, कुछ उस ढंग का ना डालें, कुछ न रहे। और दूसरी चीज कि हमेशा उस प्रोफाइल को अपना लॉक करके रखें, प्रोफाइल लॉक करके रखें, बिल्कुल, क्योंकि वहां से कोई भी आपके फोटो चुरा के दूसरा एक फेक आईडी बना सकता है। अपना फेसबुक में कई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आते हैं अनजान तो फ्रेंड, उसमें भी लोग आराम से उसको जो है अनजान विदेशों से आते हैं, फिर आईडी के थ्रू आते हैं। केस बताना चाहता हूँ इस पे, आप फेसबुक से रिलेटेड, ये बहुत ही नए तरीके का अपराध प्रचलन में आया है। कई लोग शर्मिंदगी के कारण बताते नहीं है, लेकिन बहुत लोग ट्रैप हुए हैं। ये काफी यंग जनरेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसमें लड़के भी ट्रैप हुए हैं, लड़कियां भी ट्रैप हो रही हैं। जो आजकल होता क्या है कि लड़के लेट नाइट तक, या फिर जो अलोन है, जो शादीशुदा लोग भी हैं, या फिर जो भी जो है लेट नाइट तक ऑनलाइन रहते हैं, फेसबुक पे न्यूज फीड को देखते रहते हैं, तो उनके पास एड फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो उस आईडी से चैटिंग करते हैं एक दिन, फिर वो उधर से व्हाट्सएप नंबर का डिमांड करता है, वो करती है लड़की जो भी है, व्हाट्सएप नंबर देती है, फिर वो उधर से वीडियो कॉल करना शुरू करती है रात में ही। फिर वो रात में ही वीडियो कॉल करके उधर से कुछ अश्लील हरकत करती है, तो इधर से उनका क्या होता है, आजकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है हर फोन में, तो वो जैसे वो अश्लील हरकत करती है, तो इधर जो ट्रैप हो रहा है वो भी कुछ हरकत करता है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद 30-25 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो फोन काट देता है वीडियो कॉल। उसके बाद क्या होता है, वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको मैसेज करता है वापस ब्लैकमेल करने के लिए कि मैं आपका ये जो फोटो है, ये वीडियो है, क्योंकि वो पहले ही आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में आ गया है, फ्रेंड लिस्ट में आ गया है, तो आपको पूरा एक्सेस मिल गया उसके प्रोफाइल का। फिर वो ब्लैकमेल करेगा कि मैं आपके सभी दोस्तों को ये आपका वीडियो जो है, आप देखिए आप क्या कर रहे थे, मैं सबको भेजूंगा, नहीं तो आप मुझे इतने पैसे दो, नहीं तो मैं सबको भेज दूंगा। तो इस तरह के नए अपराध देखने को मिल रहे हैं। कई लोग शर्मिंदगी के मारे इसके रिपोर्ट भी नहीं करते, में फंसते चले जाते हैं, पैसे दे भी देते हैं। ये ज्यादातर उन्हीं लोग को टारगेट किया जाता है जिनको अपनी इमेज इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में, खास तौर से उनको टारगेट करते हैं, ताकि ये लोग जिनको अपनी इमेज का बहुत ज्यादा डिफेम होने से बचने से आप कुछ पैसे दे देंगे हमें। एक और फ्रॉड है, जैसे कि एक केस आया था, उसमें ये था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक आया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उनसे चैटिंग होने लगी, और उसके बाद उसने कहा कि मैं लंदन में रहता हूँ और मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ। और उसने सारी फोटो वोटो भेजी, और जब यहाँ कुछ दिन के बाद
उन्होंने उनके पास फोन आया कि हम कस्टम से बोल रहे हैं और आपका ये जो आया है लंदन से जी, वो कस्टम ड्यूटी न होने के चलते रोक दिया गया है। जी जी। और फिर उनसे अलग अलग अकाउंटों में पैसे मंगवाए गए। तो इस तरह भी हमें बचना होगा। मैंने एक चीज हम ये मान लें कि फ्री में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा जी, तो लालच आप एकदम छोड़ दें। और कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे ओटीपी कभी नहीं मांगेगा, कभी नहीं मांगता ओटीपी, नहीं आपका सीवीवी कोड मांगता है, नहीं आपसे कार्ड कोई की ATM डिटेल भी कभी कार्ड मांगी की जाती डिटेल मांगता है। उपेंद्र सिंह जी, अगर कोई भी धोखाधड़ी का शिकार होता है तो सबसे पहले पुलिस के याद करता है, सबसे पहले उसका ध्यान पुलिस की ओर जाता है। तो आपने पहले भी एक नंबर बताया था, हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर हमारे श्रोताओं को वो नंबर आप बताएं। जी, ये गोरखपुर परिक्षेत्र का जो साइबर अपराध थाने का नंबर है, प्लीज नोट कर लें। जी जी 78-398-766-74। उपेंद्र सिंह जी, क्या इस पे व्हाट्सएप सुविधा भी उपलब्ध है क्या? बिल्कुल, ये व्हाट्सएप भी है। इस पे आप ये व्हाट्सएप बिजनेस का भी है, एक अकाउंट है। आप इस पे जब भी कुछ भी रिप्लाई करें व्हाट्सएप पे, कुछ एंटर करेंगे, मैसेज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक जनरेटेड एक आपको लिंक आएगा। जी, ठीक है, गूगल फॉर्म का ही है। उस पे आप पूरा इन्फॉर्मेशन, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उस पे आप सबमिट कर सकते हैं, वो हमारे सर्वर पे आ जाएगा और बिल्कुल उस पे कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। जी, उपेंद्र सिंह जी, विनायक सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।